बेटे ने अमीर दोस्तों के सामने झूठ बोला कि उसके पिता स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन तभी पार्टी में झूमर ठीक कर रहे एक फटेहाल मजदूर के सिर से टोपी गिर गई और 7 साल के पोते ने उसे देखकर दादू कह दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आज के समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान पैसों के अंधेपन में अपने खून के रिश्तों को कैसे भूल जाता है। शहर के सबसे दूर वाले इलाके में बने शांति सेवा आश्रम की एक छोटी सी कोठरी में बैठे 65 साल के रघुनाथ जी अपने कांपते हाथों से लकड़ी का एक छोटा सा घोड़ा तराश रहे थे। उनकी आंखों पर चढ़ा मोटा चश्मा बार बार धुंधला हो जाता था क्योंकि उनके गालों पर आंसुओं की लकीरें बह रही थी। आज उनके इकलौते पोते आर्यन का 7वां जन्मदिन था। रघुनाथ जी जो शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, आज एक अनाथ जैसी जिंदगी जी रहे थे। 2 साल पहले उनके बेटे अरविंद और बहू कविता ने उनसे कहा था, पिताजी हम घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं, पेंट की बदबू और धूल से आपको अस्थमा की दिक्कत होगी। आप बस 1 महीने के लिए इस प्रीमियम आश्रम में रह लीजिए, हम आपको खुद लेने आएंगे। रघुनाथ जी ने अपने बेटे की बात मान ली थी, लेकिन वह 1 महीना कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। जब भी वह फ़ोन करते अरविंद कोई नया बहाना बना देता, कभी ऑफिस का काम, कभी कविता की बीमारी, तो कभी आर्यन की पढ़ाई। धीरे धीरे रघुनाथ जी को समझ आ गया था कि जिस बेटे को उन्होंने अपनी पेंशन के पैसे बेचकर विदेश में पढ़ाया, आज उसी बेटे के बड़े से बंगले में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। लेकिन आज का दिन अलग था। आज आर्यन का जन्मदिन था। रघुनाथ जी आर्यन के बिना एक पल नहीं रह पाते थे। वह लकड़ी का घोड़ा जिसे उन्होंने अपने हाथों से आश्रम के बगीचे से लकड़ी काट कर बनाया था, पूरी तैयार तैयार था। उनका दिल किसी तड़पती हुई मछली की तरह छटपटा रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वह आज अपने पोते का माथा चूमने जरूर जाएंगे। दोस्तों, एक पिता का दिल कितना कोमल होता है ना। जो बेटा उन्हें भूल गया, उस बेटे के घर जाने के लिए भी एक पिता को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं विवेक वर्मा आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाता हूं जो रिश्तों की अहमियत सिखाती हैं। एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी में मेरे साथ आगे बढ़ें। रघुनाथ जी जानते थे कि अगर वह ऐसे ही अरविंद के घर गए तो शायद सिक्योरिटी गार्ड उन्हें सोसाइटी के गेट से ही भगा देगा। बहू कविता तो उन्हें देखते ही कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देगी। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। वह आश्रम के मैनेजर से झूठ बोलकर निकले कि उन्हें एक पुराने मित्र से मिलने जाना है। बस बदल कर जब वह अरविंद की उस आलीशान सोसाइटी के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक टेंट हाउस की गाड़ी खड़ी है और कुछ मजदूर पार्टी की सजावट का सामान अंदर ले जा रहे हैं। रघुनाथ जी ने हिम्मत करके मजदूरों के ठेकेदार से बात की। ठेकेदार एक भला आदमी था। रघुनाथ जी ने उसे अपनी मजबूरी बताई और कहा, भाई मुझे बस एक बार अपने पोते को दूर से देखना है, मुझे अपने साथ एक मजदूर बनाकर अंदर ले चलो, मैं चुपचाप कोने में काम करूंगा। ठेकेदार का दिल पसीज गया। उसने रघुनाथ जी को एक ढीली ढाली नीली कमीज दी जो काफ़ी मैली थी और सिर पर एक बड़ी सी टोपी पहना दी जिससे उनका आधा चेहरा छिप जाए। उनके हाथ में बिजली के तारों का एक भारी बंडल थमा दिया गया। रघुनाथ जी का शरीर कांप रहा था। एक जमाने में जिस इंसान के पैर छूने के लिए शहर के बड़े बड़े लोग खड़े रहते थे, आज वही स्वाभिमानी पिता अपने ही बेटे के घर में एक मजदूर की तरह सिर झुकाए दाखिल हो रहा था। जब रघुनाथ जी उस आलीशान फ्लैट के अंदर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा घर विदेशी फूलों और महंगी लाइटों से सजा था। शहर के जाने माने उद्योगपति, नेता और रईस लोग हाथ में जाम लिए खड़े थे। तभी उनकी नज़र अपने बेटे अरविंद पर पड़ी। अरविंद ने लाखों रुपए का सूट पहना था और वह अपने विदेशी क्लाइंट्स और दोस्तों के बीच ठहाके लगा रहा था। रघुनाथ जी चुपचाप एक कोने में खड़े होकर झूमर के तार जोड़ने का नाटक करने लगे। तभी उनके कानों में अरविंद की आवाज पड़ी। उसका एक अमीर दोस्त मिस्टर खन्ना उससे पूछ रहा था, अरे अरविंद यार, तेरे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। पिछली बार जब मैं आया था तो वो यहीं थे, आजकल कहाँ हैं? अरविंद ने अपने हाथ में पकड़े गिलास को घुमाते हुए बड़ी ही बेशर्मी और गर्व के साथ कहा, ओह डैड, डैड तो आजकल वर्ल्ड टूर पर है। अभी पिछले हफ्ते ही वो स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें घूमने का बहुत शौक चढ़ गया है। मैंने सोचा पूरी ज़िंदगी उन्होंने मेरे लिए मेहनत की है तो अब मैं उन्हें दुनिया घुमाऊं। बस वही, हर महीने लाखों का खर्चा है उनकी ट्रिप का, लेकिन पिता से बढ़कर थोड़े है कुछ यार। यह सुनते ही रघुनाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ से तारों का बंडल छूटते छूटते बचा। स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड टूर, लाखों का खर्चा।
जिस पिता के पास अपनी दवाइयाँ खरीदने के लिए 100 रुपए नहीं थे, जिसे एक आश्रम में दान की रोटियां खानी पड़ रही थी, आज वह पिता अपने बेटे की झूठी शान का मोहरा बन गया था। रघुनाथ जी की आंखों से आंसू छलक पड़े, जो उनके गंदे चश्मे के पीछे ही छिप गए। दोस्तों, जब अपना ही खून गद्दारी करता है तो दर्द सीधे रूह तक पहुंचता है। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल दिखावे की दुनिया में लोग अपने असली भगवान यानी माँ बाप को ही भूल गए हैं? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं और ऐसी कहानियों से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो तुरंत वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि दुनिया में आज भी रिश्तों की कदर करने वाले लोग जिंदा हैं। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अचानक हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। 3 मंजिला बड़ा सा केक हॉल के बीच में लाया गया। तभी एक छोटे से राजकुमार जैसे कपड़े पहने आर्यन दौड़ता हुआ आया। रघुनाथ जी की आंखें अपने पोते को देखकर चमक उठी। उनका रोम रोम उसे गले लगाने के लिए तड़प उठा। वह भूल गए कि वह एक मजदूर के भेष में है। उनके कदम अनजाने में ही उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। आर्यन ने केक काटने के लिए चाकू उठाया, लेकिन फिर अचानक रुक गया। उसने मासूमियत से अपनी माँ कविता से पूछा, मम्मा, दादू नहीं आए? मुझे दादू की बहुत याद आ रही है। पिछली बार उन्होंने मुझे अपने हाथ से लकड़ी का खिलौना बनाकर दिया था। पूरी महफिल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कविता ने झट से अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे बेटा, दादू तो अभी स्विट्जरलैंड में है ना। देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए वहां से यह वाला महंगा रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर भेजा है। आर्यन ने उदासी से उस हेलीकॉप्टर को देखा और बोला, लेकिन मुझे तो दादू चाहिए। रघुनाथ जी अब बिल्कुल पास आ चुके थे। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे। उनके थैले में वह लकड़ी का घोड़ा रखा था जो उन्होंने आर्यन के लिए बनाया था। वह थैले से घोड़ा निकालने के लिए जैसे ही झुके, उनके कांपते हाथों से उनका पूरा औजारों का थैला जोर से फर्श पर गिर गया। खन खन की तेज आवाज से सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। इस हड़बड़ाहट में रघुनाथ जी के सिर से वह मैली सी टोपी नीचे गिर गई। उनके सफेद बाल और उनका वह जाना पहचाना चश्मा सबके सामने आ गया। आर्यन की नज़र जैसे ही उस बुजुर्ग पर पड़ी, उसकी आंखें खुशी से फैल गई। उसे उस मैली कमीज या मजदूर वाले भेष से कोई मतलब नहीं था। उसने तो अपने भगवान को पहचान लिया था। वह जोर से चिल्लाया, दादू, और दौड़कर सीधे रघुनाथ जी के पैरों से लिपट गया। रघुनाथ जी भी फूट फूट कर रोने लगे। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गए और आर्यन को अपनी छाती से कसकर लगा लिया। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। जो अरविंद अभी अभी अपने पिता के स्विट्जरलैंड में होने की डिंगे हाँक रहा था, उसका चेहरा ऐसे सफ़ेद पड़ गया जैसे किसी ने शरीर से खून खींच लिया हो। कविता के हाथों से महंगे जूस का गिलास छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। मिस्टर खन्ना, जो अभी अभी अरविंद की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, अरविंद, यह क्या मजाक है? तूने तो कहा था तुम्हारे पिता स्विट्जरलैंड में है, और यह तो किसी मजदूर के कपड़ों में है। यह तुम्हारे डैड हैं? तभी भीड़ में से शहर के जाने माने रिटायर्ड जज मिस्टर माथुर आगे आए। उन्होंने रघुनाथ जी को गौर से देखा और चौंक गए। अरे रघुनाथ जी, आप तो इस शहर के सबसे सम्मानित प्रिंसिपल रहे हैं। आपने मेरे बेटे को पढ़ाया है। आपकी यह हालत किसने की? आप इन फटेहाल कपड़ों में यहाँ क्या कर रहे हैं? रघुनाथ जी ने अपने पोते के गाल चूमकर उसे खुद से थोड़ा अलग किया और धीरे से खड़े हुए। उनके चेहरे पर अब कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तेज था जो केवल सच्चे इंसान के चेहरे पर होता है। उन्होंने मिस्टर माथुर की तरफ देखकर बड़ी ही शांत आवाज में कहा, माथुर साहब, मेरे बेटे का रुतबा अब इतना बड़ा हो गया है कि मेरे जैसे पुराने और बीमार इंसान के साथ उसे अपने अमीर दोस्तों के सामने शर्म आती है। मैं तो पिछले 2 साल से शहर के बाहर शांति सेवा आश्रम में पल रहा हूँ। स्विट्जरलैंड तो बहुत दूर की बात है। मेरे बेटे ने पिछले 8 महीनों से मेरे आश्रम का किराया तक नहीं दिया है। यह सुनते ही पूरी महफिल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग अरविंद और कविता को घृणा की नज़रों से देखने लगे। कैसा नीच इंसान है, एक महिला ने कहा। अपने ही बाप को आश्रम में छोड़कर उनके नाम पर झूठा दिखावा कर रहा है। थू है ऐसी दौलत पर, दूसरे ने कहा। अरविंद का सारा घमंड, उसकी सारी इज्जत उसके अमीर दोस्तों के सामने मिट्टी में मिल चुकी थी। वह हकलाते हुए आगे बढ़ा, डैड, वो, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। रघुनाथ जी ने अपना हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने अपने थैले से वह लकड़ी का घोड़ा निकाला और आर्यन के हाथों में रखते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे दादू के पास स्विट्जरलैंड के महंगे खिलौने तो नहीं हैं, लेकिन इस लकड़ी के घोड़े में मेरे प्यार की ऐसी जान है जो कभी टूटेगी नहीं। हमेशा खुश रहना। इसके बाद रघुनाथ जी पलटे और दरवाजे की तरफ जाने लगे। अरविंद ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पिताजी, रुक जाइए, लोग क्या कहेंगे, आप प्लीज़ अंदर आ चलिए। रघुनाथ जी ने बिना पीछे मुड़े एक ऐसी बात कही जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा,
जिस घर की नींव ही झूठ और मक्कारी पर रखी हो, वह घर मेरे उस गरीब आश्रम से भी ज़्यादा बदबूदार है अरविंद। मैं यहाँ अपना पोता देखने आया था, तुम्हारी यह झूठी और खोखली दुनिया देखने नहीं। तुम अपने स्विट्जरलैंड में खुश रहो, मैं अपने भारत के आश्रम में खुश हूँ। इतना कहकर रघुनाथ जी सिर उठाकर उस आलीशान घर से बाहर निकल गए। पीछे रह गई तो बस अरविंद की झूठी शान, जो अब सबके सामने बेनकाब हो चुकी थी। पार्टी के सारे मेहमान एक एक करके अरविंद को ताने मारते हुए बाहर निकल गए। कुछ ही देर में वह घर, जो ठहाकों से गूंज रहा था, एक शमशान जैसी खामोशी में डूब गया। दोस्तों, माँ बाप वो पेड़ हैं जो खुद धूप में जलकर हमें छाँव देते हैं। जब उनके पत्ते झड़ने लगे तो उन्हें काट कर फेंकने के बजाय उनकी जड़ों में प्यार का पानी डालना चाहिए। पैसा, रुतबा और यह झूठी शान एक दिन सब यहीं धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन माँ बाप की आह सीधे भगवान के घर तक जाती है। अगर आपको रघुनाथ जी का स्वाभिमान और यह कहानी दिल से सच्ची लगी हो तो जाने से पहले वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा वादा है कि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियाँ लाता रहूँगा, जिससे हमारा समाज कुछ सीख सके। कमेंट में जय माता पिता जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी बेटा अपने पिता के साथ एक ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। मैं था आपका दोस्त विवेक वर्मा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।